Today we will study about the periodic properties, boiling point and melting point. First point, how periodic properties or how boiling point and melting point varies along the period and along the group. So if we see the melting point and boiling point, the melting and boiling point depends basically on two things. Number one, the structure, and number two is the type of bond इन्वॉल्व, किस टाइप के केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है. इन दो चीजों पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है. पहली चीज किस टाइप का स्ट्रक्चर है और दूसरी चीज किस टाइप के बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में. एक्चुअली जब मैं यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स. मींस सोडियम का एमपी और बीपी हम कंपेयर करेंगे लिथियम के साथ में, कंपेयर करेंगे पोटेशियम के साथ में. तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें आप कभी भी ये ना सोचा कि कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा लिथियम और लिथियम के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को देखना पड़ेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके फलस्वरूप उस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा. यदि वो फोर्स स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और यदि वो फोर्स वीक है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे. एक बात और भी है कि वो स्ट्रक्चरली किस तरीके से अरेंज्ड है. कई बार देखने में लगेगा कि इसके अंदर फोर्स ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए बट उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम आ गया. जैसे कि गैलियम का केस देखोगे तो गैलियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लेस और समझ में नहीं आता कि एब्रप्टली मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतना कम हुआ. तो रीजन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम. स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम जो बनता है उसकी सॉलिड स्टेट में वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है. तो इसलिए व्हेन यू विल सी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम हो जाएगा. देयर आर बेसिकली टू थिंग्स, दो चीजें हैं जिन पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है. वन इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द अदर इज द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व. किस टाइप के बॉन्ड्स हैं दो एलिमेंट्स के बीच में. फॉर एग्जांपल टेक केस ऑफ सोडियम. सोडियम द बॉन्ड इन्वॉल्व इन कंबाइनिंग सोडियम विद सोडियम इज अ मेटेलिक बॉन्ड एंड दैट इज अ क्वाइट स्ट्रांग बॉन्ड. और यदि मेटेलिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में हम देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. नाउ लेट अस सी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. So if I discuss the boiling point of S block element, for example take case of lithium, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इनके बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनमें बॉन्डिंग किस टाइप की है. तो बॉन्डिंग इनके अंदर होती है मेटेलिक बॉन्डिंग और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे नॉन वैलेंट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सीजियम देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नॉन वैलेंट शेल और नॉन वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसके कारण वहां पे बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ती जाती है. So as we move down the group, the metallic bonding will go on decreasing. इसलिए लिथियम के केस में हमको मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मिलेगी और सीजियम के केस में ये मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी जिसके कारण लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर आ जाएगा व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम. तो यहां पर देखने पे फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में फॉर एग्जाम्पल टेक केस ऑफ बेरिलियम, magnesium, calcium, strontium and barium. That is, this is S block. This is S block. So in S block, as you move down the group, जैसे जैसे आप S block में नीचे जाते हैं, down the group जाते हैं, वैसे वैसे boiling point और melting points कम होते जाएंगे. As you will move down the group, the BP and MP will decrease. The BP and MP will decrease. Because metallic bonding
becomes less. Metallic bonding becomes less. यहाँ पे कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, कई बार वो सोचते नहीं है मतलब इतना ज्यादा, तो उस केस में वो ऐसा मान लेते हैं जैसे सोडियम और सोडियम के बीच में उनसे पूछो कि कौन से टाइप का बॉन्ड होगा, तो सोडियम का नाम सुनते ही उनके मुंह से आयनिक बॉन्ड निकल जाता है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि आयनिक बॉन्ड होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है पर दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। एक सोडियम ये चाहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दूं, पर दूसरा सोडियम किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली जब सामने वाला सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, फॉर आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म देन यू नीड टू हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, NaCl। बट सोडियम और सोडियम के बीच में ऐसा नहीं होगा कि एक सोडियम किसी दूसरे सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे दे, वो सोडियम खुद ही इस तलाश में है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, वो दूसरे सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला है। तो ऑब्वियसली यहां पे जो बॉन्डिंग है दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग का मैं आपको एक छोटा सा यदि आइडिया दूं तो, बिकॉज इन डिटेल आई विल टेक दैट इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, बट यदि जरा सा आइडिया दूं तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में तेजी के साथ में मूव करते हैं, तो किसी एक समय पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इस स्पेस में आता है, ऐसा थ्योरी में प्रपोज्ड है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे एटम के अंदर, देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट। और यहां पर मेरे पास है सोडियम आयंस है और बीच में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित है और ये सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित है, देयर इज अ अट्रैक्शन एंड दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन leads the two sodium ions to come together, and that is the basic of metallic bonding. So as the size will go on increasing, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बड़े साइज के एटम को एक तो उतना होल्ड नहीं करेगा, और दूसरी बात नॉन वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में थोड़ी सी दूरी और बढ़ जाती है और मेटेलिक बॉन्ड थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। Therefore, in case of 1a and 2a, that is S block, as you move down the group, the metallic bond will go on decreasing, therefore the MP and BP will also go on decreasing. Clear? Now let us move on to the second thing, that is about the P block. So what about P block? Metallic bonding or the bonding in case of P block, or let us see the boiling point and metallic point, sorry, in case of P block elements. So if we see case of third A group, MP and BP, as we move down the group, for 3A and 4A the trends are the same. 3A और 4A के लिए यदि ट्रेंड देखें हम, you can take a general line, as we move down the group the melting and boiling point should decrease. That is a general point. That is a general point. The exceptions are there obviously, मतलब but general trend क्या है कि 3A और 4A में जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो, मेटलिक और MP और BP का ऑर्डर गिरता है, मतलब MP और BP कम होते जाते हैं as you move down the group. ये एक जनरल ट्रेंड है 3A और 4A का। 3A और 4A में डाउन द ग्रुप जाने पर MP और BP कम होते हैं। So you can write that in 3A and 4A, as we move down the group, in 3A and 4A, as we move down the group, generally MP and BP decreases. But remember that it is a general trend. The exceptions are there, and obviously I am going to discuss them, and in greater detail we will discuss them in P block. Now see this. As far as the melting point is concerned, third में देखेंगे हम, तो it is something like this. सबसे पहले आता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। तो इसका वेरिएशन कैसा है मेल्टिंग पॉइंट का, वो मैं आपको बताता हूं। मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन ऐसा लगता है बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आपके याद रखने के लिए अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से याद रखें कि बोरॉन से एल्युमिनियम तक घट रहा है और उसके बाद में एक रिवर्स एरो लगा दें यूं। इसके बाद में आपको दिखेगा Tl ग्रेटर देन इंडियम ग्रेटर देन गैलियम। गैलियम का जो मेटलिक मेल्टिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मली लेस होता है, मतलब
मेटलिक पॉइंट जो गैलियम का होता है एबनॉर्मली लेस होता है गैलियम का मेटलिक पॉइंट, वो इसके स्ट्रक्चर के कारण होता है। हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब जो ये स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में अरेंज रहेगा वो एक अनस्टेबल फॉर्म में अरेंज रहता है, इसलिए ये तुरंत जरा सा गर्म करने पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे गैलियम जो है अपनी लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। पर कमाल की बात यह कि गैलियम एक बार लिक्विड स्टेट में आया तो फिर उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट आ जाता है, और इसके बाद में यदि आप इसका बीपी देखोगे तो इसका बीपी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आप इसका यदि बीपी देखोगे तो उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई होगा, और यही कारण है यदि कोई चीज जो है अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तुरंत आ जाए और लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ना जा रही हो, तो इसका मतलब मैं उसको जो है थर्मामीटर में यूज कर सकता हूं। तो हाई टेम्परेचर थर्मामीट्री में मैं गैलियम का प्रयोग करता हूं। गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीट्री, क्योंकि गैलियम सॉलिड है, तुरंत पिघल के लिक्विड में आ जाएगा, पर एक बार लिक्विड बन गया तो उसके बाद में इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फोर्स ऑफ ऑपरेशन बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एबनॉर्मली फिर हाई हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा जबकि मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होगा। सो गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामेट्री। हाई टेम्परेचर थर्मामेट्री में मैं गैलियम का प्रयोग करता हूं। नाउ इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। बोरॉन से गैलियम की ओर जाएं, एरो डाउन लगाएं, उसके बाद एरो नीचे से ऊपर की ओर आने दें, इससे आपको याद हो जाएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन आपसे पूछेंगे, बट ऑब्वियसली मतलब यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इट इज अ गुड थिंग बाय विच यू कैन रिमेंबर दैट इनके मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड क्या है। नाउ सी द बॉइलिंग पॉइंट्स। As far as boiling point of 3A is concerned, जहां तक 3A के बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है वो रेगुलरली जो है चेंज होता है। मतलब 3A के अंदर यदि बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बोरॉन ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन इंडियम ग्रेटर देन टुलियम, नो एक्सेप्शन इज देयर, देयरफॉर इट इज इजी टू रिमेंबर। ये बहुत ही आसान है याद करना कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर में एकदम डिक्रीज हो रहा है। एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप the boiling point is decreasing. Melting point में there are exceptions, वो यहाँ पे एरो से इंडिकेट हो रहा है। Got the point? Now let us come on to the 4A. 4A के melting और boiling point डिस्कस करते हैं। Again I told you that as far as the melting and boiling point of 4A are concerned, Again we will say that as we move down the group, जैसे जैसे मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर मूव करूंगा वैसे वैसे इनके एमपी और बीपी नीचे जाएंगे या एमपी और बीपी डिक्रीज होंगे। बट दैट इज अगेन ए जनरल ट्रेंड, दैट इज एक्सेप्शंस आर नॉट इंक्लूडेड हियर। नाउ लेट अस सी द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का केस देखेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होगा। नाउ आफ्टर कार्बन इट इज सिलिकॉन एंड देन कम्स जर्मेनियम, उसके बाद में इंडियम और टेल्यूरियम आता है, बट देयर इज अ रिवर्सल ओवर हियर, द टेल्यूरियम हैज मोर देन इंडियम। अगेन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, अगेन द रिस्पॉन्सिबल थिंग इज स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स के कारण कुछ कुछ इस टाइप से होगा, और थोड़ा बहुत आप ये भी मान सकते हो कि टेल्यूरियम के अंदर मेटलिक कैरेक्टर आने लग जाता है। मेटलिक कैरेक्टर आने से अगेन जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ ऑपरेशन थोड़े स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो टेल्यूरियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है इंडियम से थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। So you should remember these points, मतलब the carbon is greater than silicon is greater than germanium, then tellurium and then comes the indium. हमने क्या बोला था? हमने बोला था as we are moving down the group, the melting point will decrease. Obviously it is decreasing, but there is one exception and that is of tellurium and indium. यदि मैं जनरल ट्रेंड में जाता तो इंडियम ग्रेटर देन टेल्यूरियम आता, बट यहाँ पे इस केस में रिवर्सल हो गया है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, that is boiling point of 4A. As far as the boiling point of 4A is concerned, जहां तक boiling point का सवाल है, boiling point में again there is no problem as such. As you move down the group, the boiling point will go on decreasing regularly. So you can write this. The boiling point का trend में कोई exception नहीं है. Carbon, silicon, germanium, indium, and then tellurium. So this is about 3A and 4A. Thereafter we will discuss about the 5, 6, 7 and 8A groups.
or 5, 6, 7 A groups and 0 group elements. Some of the books are also writing 8th group, 0 group as 8th A group, and D block, that is Fe, cobalt and nickel, as 8th B group, whereas in few books it is mentioned that Fe, cobalt, nickel is 8th group and the last one is a 0 group. यदि कोई पूछता है तो आप बता दें, ठीक है, it is classified as 8A and that is classified as 8B. That is आयरन, कोबाल्ट, निकल वाला जो ग्रुप है वो 8B मान लें और जो 0 ग्रुप है उसको 8A मान लें. जब सिर्फ 8 ग्रुप मेंशन किया हो तो आप आयरन, कोबाल्ट, निकल को टिक करेंगे कि ये 8वां ग्रुप है, क्योंकि कन्वेंशनली जो लास्ट ग्रुप है 0 ग्रुप एलिमेंट्स है उनको इनर्ट गैसेस या 0 ग्रुप एलिमेंट में क्लासिफाई करते हैं. Now let us see for the boiling point and melting point of 5A, 6A, 7A and 0 group elements. 0 group elements. Actually, here if you see, यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पे as we are moving down the group, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे MP और BP बढ़ते जाएंगे. अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है and the reason is their bonding part. यदि इसके पहले आप देखोगे तो इसके पहले आपको मेटलिक बॉन्डिंग 1A 2A में मिलेगी, कुछ कुछ जो है मेटलिक बॉन्डिंग आपको 3A में भी मिल सकती है. फिर 4th A ग्रुप के अंदर जब आप जा रहे हो तो वहां पर आपको कार्बन का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसके कारण कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की एक बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण वहां पे सभी कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसके एमपीबीपी बहुत ज्यादा एब्नॉर्मली हाई हो जाते हैं. तो वहां पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इस तरह के, कार्बन की प्रॉपर्टी इस तरह की 4A की कि वहां पे डाउन दी ग्रुप जो था एमपीबीपी गिरा था. बट जैसे ही हम 5th ग्रुप पे आते हैं, 5th ग्रुप पर आकर के एमपीबीपी के ट्रेंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वहां पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे मेटलिक एमपी और बीपी कम होता बढ़ते जाएंगे. बिकॉज हेयर द मेन फोर्स ऑफ ऑपरेशन इज वैन डर वाल फोर्स. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मेन फोर्स लगेगा वो है वैन डर वाल फोर्स. वैन डर वाल फोर्स यहां पे मेनली ऑपरेट करेगा. नाउ यू सी दैट नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन एलिमेंट की तरह तो एग्जिस्ट करता नहीं है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है. तो जब नाइट्रोजन का आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो आप N2 के लिए देखोगे. अब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं रखेगा. रीजन इज दैट, सी एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्यों बॉन्डिंग रखे? सबसे पहली बात, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है. एक बात, एक नाइट्रोजन के पास आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए शेयरिंग वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 8 ही ऑक्टेट कंप्लीट. ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है दो नाइट्रोजन के बीच में, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगी तो ये अगेन नॉन रिएक्टिव है. सो नाइट्रोजन बिहेव्स ऑलमोस्ट एज अ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट. नाइट्रोजन लगभग एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है. तो जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हो तो एक्चुअली किस फोर्स के अगेंस्ट में आप देख रहे होते? एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कितनी मित्रता रखता है इसके अगेंस्ट में. यदि मान लो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के पास है और उसको जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखे हुए हो, आप नीचे कितना भी टेम्परेचर लगाओगे ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा. बट हेयर इफ यू सी, इधर यदि आप देखें तो यहां पर एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. और इसका कारण क्या है? इसका सिंपल कारण यह है, ना तो किसी नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है, ना तो किसी प्रकार का डाइपोल बन रहा है, ना इधर चार्ज ना इधर चार्ज ना इधर चार्ज ना इधर चार्ज. और आकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण तो दुनिया कोई सा भी आकर्षण हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ही आकर्षण, कैसा भी बॉन्ड क्यों ना हो, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओनली. तो यहां पर मेरे पास में ना तो कोई चार्जेस हैं, ना ऐसा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो वो इसके साथ में बॉन्ड बना ले, उनके ऑक्टेट भी सारे कंप्लीट. तो एक N2 को दूसरे N2 में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? कोई इंटरेस्ट नहीं. जब इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक दूसरे को हाय हेलो कभी बोलेंगे नहीं, इसलिए दूर दूर रहेंगे. जब वो आपस में दूर दूर ऑलरेडी है तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको टेम्परेचर की क्या जरूरत है? वो तो पहले ही गैसेस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है. अब सवाल ये उठता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिर हम क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए कि लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो लो टेम्परेचर पे आके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो उस केस में आपको बॉइल करना पड़ेगा, भले -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो बॉइलिंग पॉइंट. बट जो इनके बीच में फोर्सेस हैं वो फोर्सेस तो कोई है ही नहीं. सिर्फ कौन से फोर्सेस हैं? वो हैं वैन डर वाल फोर्सेस. और वैन डर वाल फोर्स सबसे कमजोर टाइप के फोर्सेस होते हैं. ये टॉपिक मैं आपको वैन डर वाल फोर्स का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा. अभी मैं आपको इतना बताता हूं
कि वैंडरवाल फोर्सेस सरफेस एक्टिंग फोर्सेस होते हैं जो कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द वैंडरवाल फोर्सेस, और ये सबसे वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं। यहां पर चूंकि जब हम देख रहे हैं N2 और N2 के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, द ओनली फोर्स ऑफ ऑपरेशन इज वैंडरवाल फोर्स एंड वैंडरवाल फोर्सेस आर वीकेस्ट काइंड ऑफ फोर्सेस। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा वैसे वैसे एलिमेंट्स, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। N2 का साइज देखूंगा, एक N2 का साइज देखूंगा छुटकू है, जबकि यही आगे बढ़ के ये साइजेस बड़े होने लग जाएंगे। जब ये साइजेस बड़े होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। Therefore, as the force of attraction will go on increasing, N2 के बाद तो P2 एग्जिस्ट नहीं करता है as such, मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा P2, बट नॉर्मली इट विल एग्जिस्ट एज P4। सो यहाँ पे एग्जांपल देते हुए हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो जाए, ये N2 है वो P4 है तो कैसे कंपेयर करें। तो बेटा P4 भी यदि P4 के रूप में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली P4 का वैंडरवाल फोर्स और ज्यादा होगा। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine. Now if you see the case of fluorine, chlorine, bromine, iodine, fluorine is a gas, even chlorine is a gas। हम लोगों ने कई बार न्यूज में सुना है क्लोरीन गैस रिस गई, उसके कारण प्रॉब्लम शुरू हो गई। Even chlorine is a gas। bromine is only non-metal which exists in liquid state। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, सो ब्रोमीन इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। Whereas iodine is a soft solid। आयोडीन एक सॉफ्ट सॉलिड है। आयोडीन ऐसा नहीं है भयानक टाइप का सॉलिड है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि भयानक टाइप का फोर्स ही थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स कैसा होता है, वीक फोर्स होता है। तो चूंकि वीक फोर्स है इसलिए थोड़ा दूर दूर रहेगा, तो सॉलिड हुआ भी तो कैसा सॉलिड होगा, सॉफ्ट सॉलिड। सो आयोडीन इज अ सॉफ्ट सॉलिड। नाउ लेट अस सी दैट हाउ इट इज चेंजिंग। फ्लोरीन वाज अ गैस, क्लोरीन वाज अ गैस, ब्रोमीन वाज लिक्विड एंड आयोडीन वाज अ सॉलिड। तो यदि आयोडीन सॉलिड है तो उसका एमपीबीपी क्या होगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा। सो एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम 5A टू 8th group, the MP and BP will go on increasing as we move down the group, because the main force of operation is van der Waal force and van der Waal forces are dependent upon surface area। और van der Waal force किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो आप चाहें तो ये लाइन लिख लें कि as we move down the group, ऐसा लिखो, as we move down the group the surface area increases and therefore the van der Waal forces also goes on increasing। Therefore the van der Waal forces also goes on increasing। And hence the boiling point and melting point also goes on increasing। The boiling point and melting point also goes on increasing। So this is about boiling point and melting point। The boiling point and melting point also goes on increasing। Okay, now we will discuss something more। Okay, one extra thing that I forgot to describe, that is about the D block। So what about D block elements? In D block element also as we move down the group, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे boiling point और melting point बढ़ते जाते हैं। Now the question arises, what is the reason for that? So the reason is mainly lengthenide contraction। We will discuss the lengthenide contraction after some time। आज के लेक्चर में ही हो सकता है एंड तक हम lengthenide contraction पे आ जाएं। So you can write this in D block elements as we move down। In D block elements as we move down, the melting point and boiling point goes on increasing। The melting point and boiling point goes on increasing। Reason लिखना, the reason is lengthenide contraction। The reason is lengthenide contraction। We will discuss about the lengthenide contraction
Now let us discuss one more topic. Okay. Now let us focus on atomic radii, or actually see this term atomic radii. Actually, it is not possible to measure the size of an atom absolutely. We know that by atomic structure chapter, Innsbruck uncertainty principle, where we knew that it is not possible to locate the exact position of the electron. It is not possible to locate the exact position of the electron. चूंकि इलेक्ट्रॉन की exact position हम locate नहीं कर सकते, इसलिए हम एटम का साइज कभी भी exactly नहीं नाप पाएंगे. तो यदि किसी ने बोला कि एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इस एटम का रेडियाई क्या होगा, तो हमको क्या पता क्या होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख ही नहीं सकते. और एटम का रेडियाई क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई. तो इसलिए एटॉमिक रेडियाई न नापते हुए always we measure something else than that. For example, take case of one radii that is called as covalent radii. हम कोवलेंट रेडियाई नापते हैं. कोवलेंट रेडियाई कैसे नाप सकते हैं हम, देखना आप. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन काफी छोटी चीज है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, बट न्यूक्लियस एक भारी चीज है. तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम नाप सकते हैं. दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम नाप सकते हैं. कैसे? जैसे मान लो, पहली चीज मैं आपको बताता हूं, कोवलेंट रेडियाई. कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? तो सबसे पहले कोवलेंट रेडियाई की बात करें तो कोवलेंट रेडियाई का मतलब होता है जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हों. इनके न्यूक्लियस के बीच जितनी दूरी होती है उसकी आधी दूरी को कोवलेंट रेडियाई कहते हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, इनके बीच जो दूरी होती है उसकी आधी दूरी को कोवलेंट रेडियाई कहते हैं. आप लिख लें, व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, when two atoms are bonded together by covalent bond, half the internuclear distance is called as covalent radii. Half the internuclear distance is called as covalent radii. Now see, there is one atom A, there is one more atom A, there is nucleus, more nucleus. This is atom A, this is atom B. This is IND, that is internuclear distance between the two nucleus. And covalent radii is equal to IND by 2, that is internuclear distance divided by 2. Internuclear distance divided by 2. This is covalent radii. कोवलेंट रेडियाई का मतलब क्या है, जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हों तो इनके बीच जो दूरी होती है, जो इनके दो न्यूक्लियस के बीच दूरी होती है, उसकी आधी दूरी को कोवलेंट रेडियाई कहते हैं. यदि इसको मैं ऐसा आधा बांट दूं तो जो आधी दूरी होगी उसको मैं कोवलेंट रेडियाई कह सकता हूं. यदि मैं इसको ऐसा यहां से आधा बांट दूं तो ये जो दूरी है, दिस इज CR, this is covalent radii. Now समझे बात को. मैं इसको एटॉमिक रेडियाई से यदि कंपेयर करूं
कि एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई में एक्चुअली क्या फर्क आएगा, तो एक बात तो तय है कि कोवलेंट रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से छोटा होगा। कारण जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो हरदम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, और चूंकि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा एरिया ये पास पास आ जाएंगे दो एटम। जब दो एटम थोड़े पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच का जो रेडियाई होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, इनके बीच की दूरी जो है थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो रियल एटम का साइज होगा, जो एटॉमिक रेडियाई होगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा कोवलेंट रेडियाई, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आप चाहें तो लिख लें इस बात को, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स overlapping of orbitals, कोवलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, therefore कोवलेंट रेडियाई will be smaller than atomic radii. Covalent radii will be smaller than atomic radii.